नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है कैंसर जागरूकता, रोकथाम, प्रारंभिक जांच और उपचार। कैंसर शायद सबसे ज्यादा डराने वाले रोग में से एक है। वैश्विक स्तर पर कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण कहा जा सकता है। इसके संकेतों और लक्षणों के बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए ताकि समय रहते लक्षणों को पहचान कर निदान और इलाज शुरू किया जा सके। इस बीमारी की जानकारी और इसकी गंभीरता के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से ही 4 फरवरी यानी कल हर बार की तरह विश्व कैंसर दिवस मनाया जाएगा। इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इस थीम को रखने का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि कैंसर लोगों के साथ जीतने वाली लड़ाई है जिसे हमें जड़ से समाप्त करना है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा और आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दूदुल मंडल और सफदरजंग अस्पताल में गायने ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट डॉक्टर सरिता श्याम सुंदर। आप दोनों का ही स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 और 2342421050 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़े इससे पहले ही गुरुग्राम से सुभाष इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। उनका सवाल है, सुनते हैं। जी सुभाष जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैम। जी सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब की नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि आज कैंसर पर चर्चा चल रही है, तो कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? और सर, क्या ब्लड कैंसर दूसरे टाइप का है या सारे शरीर में किसी और गतिविधि के कारण जो कैंसर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कृपया बताइएगा। और प्रारंभिक लक्षण को कैसे रोगी को, व्यक्ति को कैसे पता चले कि हमारे किस प्रकार का कैंसर है, उसका उसी टाइप के उपचार उसका शुरू कर दें। सुभाष जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने एकदम बिल्कुल शुरू में ही पूछ लिया, क्योंकि हमारे हिसाब से भी यही सवाल सबसे पहले होना चाहिए कि कैंसर का प्रकार किस तरह है। तो हम पहले आपको बताएंगे कि हम जो गांठ कहते हैं उसको हम 2 तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। एक है बिनाइन, जो कि मैलिग्नेंट नहीं है, जिसका ज़्यादा कोई खतरा नहीं होती है। ट्यूमर वो बढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन उसमें इंसान का कोई लाइफ का खतरा नहीं होता है। दूसरा होता है जो खतरा वाला बीमारी, जिसको हम कहते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम कन्वेंशनली कैंसर के नाम पे जानते हैं। अब कैंसर को भी हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक है सॉलिड कैंसर और एक है लिक्विड, जिसके अंदर ब्लड कैंसर भी आता है और कुछ लिम्फोमास को भी इसके अंदर माना जाता है। सॉलिड ट्यूमर को भी फिर हम 2 तरीके से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कि कार्सिनोमा, जो कि एपिथेलियल ओरिजिन होती है, और एक होता है सार्कोमा, जो कि मेसेनकाइमल ओरिजिन, यानी कि जैसे हमारा मसल्स हो गया, हड्डी हो गया, कार्टिलेज हो गया, इससे स्टार्ट होती है। अब कैंसर का जो प्रारंभिक जो प्रॉब्लम्स जो होती है, जब हम कहते हैं कि एकदम स्टार्टिंग में क्या क्या सिम्टम्स होता है, तो ऐसे तो डिपेंड करेगा ये कि ट्यूमर या कैंसर बॉडी का किस ऑर्गन से तैयार हो रहा है, और उसके हिसाब से ही सिम्टम्स भी होता है। जैसे लंग कैंसर का पेशेंट होगा या फिर जो यूटेरस कैंसर का पेशेंट होगा, दोनों का सिम्टम्स बराबर नहीं होगा। तो ऑर्गन ऑफ ओरिजिन क्या है, उसके हिसाब से सिम्टम्स होता है। कॉमनली हम 6-7 सिम्टम्स कहते हैं, जैसे कि क्रॉनिक कॉफ जो ठीक नहीं हो रही है, कॉफ के साथ ब्लड आ रहे हैं जो कि 2-3 हफ्ते से भी ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, बॉडी की कोई भी जगह में कोई स्वेलिंग है जो नहीं जा रहा है, जैसे कि कोई स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है या फिर वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है, किसी का बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है जो कि और भी कोई कारण से उसका हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, या फिर सिंपल मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे डिपेंड करता है कि किसी औरत में जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है जो कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे कोई औरत की जैसे ब्रेस्ट में कोई गांठ है,
तो ये है जो कॉमन सिम्टम्स की हम मानते हैं। एक दो चीज़ और भी होता है, जैसे कोई अल्सर है यानी कोई घाव है बॉडी में किसी जगह में जो अपने आप ठीक नहीं हो रही है, बॉडी में कहीं पे कोई ब्लैक पिगमेंट है जो मेलानोमा ये इस तरह का स्किन कैंसर के साथ रिलेटेड है, कुछ ब्लड कुछ बाई बर्थ हमें किसी किसी के बॉडी में कुछ कुछ निवास होता है, मोल्स होता है, वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, उसमें पेन होने लगा है, तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होता है। ब्लड कैंसर का सिम्टम्स बिल्कुल अलग होती है, उसमें पेशेंट को कभी कभी बहुत वीक लगता है, थकान महसूस होता है, उनका इन्फेक्शन हो जाता है, उनका फीवर हो जाता है, बॉडी के अलग अलग जगह पे उनका ग्लैंड्स फूलने लगता है, तो ये सारे सिम्टम्स शुरू में हो सकता है। और इनको अगर ऐसे हो रहे तो सतर्क हो जाना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। ओडिशा कैंसर ऐसे भी होते हैं जिस मतलब पहली स्टेज में, जैसे ओवेरियन कैंसर, ओवरी का कैंसर है, वो तो कोई जब तक वो बहुत बढ़ता नहीं है तब तक पता भी नहीं चलता है। और इवन सर्विक्स जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, तो वो भी पहली स्टेज में वो उसके भी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, या सफेद पानी जाता है तब भी मतलब सतर्क होना चाहिए। एक ये दिक्कत होती है कि कहते हैं इसके लक्षण बहुत बाद में पता चलते हैं। हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल ओडिशा से पद्मलोचन का एक सवाल है। जी पद्मलोचन जी, सवाल पूछिए। नमस्ते दोनों एक्सपर्ट्स, मेरे नमस्कार। मैं ओडिशा कोराई जाजपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ जी। मेरा दो सवाल है। एक सवाल है कि हमारा जो पुराना कैंसर जो ट्रीटमेंट चल रहा है, केमोथेरेपी और ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी, और ये तीनों के बाद भी हम लोग देश में ऐसा कोई, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा के टीका बनाया गया हर कैंसर, हर टाइप ऑफ कैंसर के लिए, हमारा साइंटिस्ट इंडिया में कोई टीका वैक्सीनेशन बनाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये बात पूछ रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा देश में ऑल टाइप ऑफ कैंसर में कितने लोग मरते हैं और कितने सफर होते हैं? डॉक्टर, सबसे पहले तो ये अनुसंधान जो हो रहे हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी के अलावा पूछा। इसके पहले मैं दूसरा सवाल का जवाब देना चाहूँगा। हमारा देश में हर साल 15 लाख नया कैंसर डिटेक्ट होता है जी, और हर साल हमारा देश में करीब 7 से 7.5 लाख कैंसर से डेथ होता है। और कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा देश में कैंसर का मरीज का संख्या है करीब 45 लाख। तो इसको हम कहते हैं कि इंसिडेंस, डेथ रेट और प्रीवैलेंस जी। अभी पहला सवाल का जवाब देना चाहूँगा। केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, और आज के दिन में एक और भी नया ट्रीटमेंट आया है खास करके ब्लड कैंसर में, जिसका हम कहते हैं कार टी सेल थेरेपी। तो ये सारे चीज़ सिर्फ दुनिया की बड़े और डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं, हमारा देश में भी सारे चीज़ A to Z फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और आपका जो एक वैक्सीन रिलेटेड जो सवाल था, HPV वैक्सीन के बारे में डॉक्टर सरिता आपको जानकारी देंगे जी। बट उसको छोड़ के भी आप एक और वैक्सीन के बारे में भी जानकारी ले लीजिए, जो कि लीवर कैंसर में हम कॉमनली हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में सुनते हैं। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट में भी वैक्सीन अवेलेबल है। सो हेपेटाइटिस बी वायरस रिलेटेड जो लीवर कैंसर है उसको आप वैक्सीन से रोक सकते हैं। तो ये जो पैदाइश में जो वैक्सीन देते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, वो इसका मतलब बहुत फायदे हैं। जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो होता है वो बचाव होता है, और इसके आगे उससे जो रिलेटेड जो लिवर कैंसर है वो उससे भी बचते हैं। तो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब उसके बचाव के लिए 2 वैक्सीन है, एक तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और एक दूसरा है HPV वैक्सीन, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये 2 वैक्सीन तो अभी हैं हमारे पास, और विश्व भर में तो ये जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है वो 144 देश में ये ऑलरेडी है उनके प्रोग्राम में, और करोड़ों को लड़कियों को ये टीका लगा हुआ है। उनके फायदे भी वो देख रहे हैं कि इतने क्योंकि 15-20 साल तकरीबन हो गए जब जो कुछ देश में ऑलरेडी ये वैक्सीन, ये टीका पहले लगाना होता है, प्रिकॉशनरी होता है क्योंकि ये 9 से 14 साल में बेस्ट एज है ये टीका लगाने का, क्योंकि उस उम्र में आपकी बॉडी को में एंटीबॉडीज बहुत अच्छी तरह बनते हैं, तो कि पूरे लाइफ में वो काम आते हैं। हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि, और ये टीका मेरे ख्याल से हर स्कूल गोइंग बच्ची को या उसको जरूर लगवा लेना चाहिए।
चाहिए, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। 9 से 14 साल नहीं लगाया तो फिर 15 से 25 साल तक तो लगाना चाहिए। मतलब शादी होने से पहले और शारीरिक संबंध से पहले ये लगाना चाहिए, क्योंकि ये यौन संबंधित संक्रमण बहुत बड़ा मतलब ये बचाव करेगा उससे। मध्य प्रदेश से संदीप का सवाल है। हेलो जी मैडम, नमस्ते। संदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा बहुत एक छोटा सा सवाल है कि कोई भी व्यक्ति जो कभी धूम्रपान नहीं करता है और कोई कभी किसी मदिरा का सेवन नहीं करता है, उसको भी कई बार जनरली कॉमन रूप से कैंसर का डिटेक्शन आ जाता है या कैंसर उन्हें हो जाता है। और दूसरा मेरा एक रिसर्च से संबंधित सवाल था कि क्या कोई अगर व्रत रखता है, फास्टिंग करता है, तो क्या उस कैंसर सेल्स उसमें डेवलप नहीं होते हैं? क्या वो हेल्पफुल है? किसी की कहीं ऐसी कोई रिसर्च वगैरह हम लोगों को देखने को मिलती है? बस मैं ये 2 सवाल से जानना चाहूंगा जी। डॉक्टर दोदुल आप जवाब देंगे? जी बिल्कुल। आपका जो पहला सवाल है रिसर्च रिलेटेड, उसमें आपका 2 सवाल था। तो पहले मैं फास्टिंग वाला जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन मीथ है आज के दिन में कि फास्टिंग से कैंसर नहीं होते हैं, क्योंकि कैंसर सेल ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम बॉडी को फास्टिंग करवाएंगे तो नहीं, बात वो नहीं है। तो इसमें जो रिलेटेड है उसमें एक्चुअली बहुत सारी फैक्टर्स है, कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होता है, जिसमें जो कि हर एक इंसान का जो लाइफस्टाइल होता है उससे रिलेटेड है। कोई अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जिनका डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, क्रॉनिक और भी डिजीज जैसे हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है, तो ऐसे कुछ कंडीशन में फिर ओबेसिटी भी हो जाता है। तो उसमें ये दिखाया गया कि जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर करके एक चीज़ है, उसका मेकानिज्म गड़बड़ हो जाता है। और फिर इससे रिलेटेड कुछ पाथवेज भी होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज हैं, हम उसके गहरे में नहीं जाना चाहेंगे। तो वो पाथवेज एक्चुअली गड़बड़ हो जाता है और ये पाथवेज बॉडी को कैंसर से डेवलप होने से प्रिवेंट करता है। तो ये बेसिकली फास्टिंग से रिलेटेड नहीं है, परंतु ये ओवरऑल लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। कैंसर सेल्स डेफिनेटली ग्लूकोज पे फीड करता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप शुगर कम कर देंगे, कट डाउन कर देंगे तो कैंसर से बच जाएंगे। फास्टिंग करके जी। अब जो आपका पहला सवाल था कि स्मोकिंग या अल्कोहल अगर हम नहीं करेंगे तो क्या कैंसर से हमें पूरा छुटकारा मिल सकता है? देखिए, स्मोकिंग और कैंसर हर एक कैंसर का रीज़न नहीं है। कुछ कैंसर का मेजर रिस्क फैक्टर्स होता है, जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं तो ओरल कैंसर और लंग कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, यानी जो इंटेस्टाइन और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो कैंसर्स होता है उसमें लिवर कैंसर भी आता है, इंटेस्टाइन कैंसर भी आता है। तो ये देखा गया है कि अल्कोहल से ये सारे रिलेटेड है और स्मोकिंग उससे डायरेक्टली लंग कैंसर का रिलेशन है और बाकी कैंसर भी रिलेटेड है। तम्बाकू, पान मसाला, इससे हमारा ओरल कैंसर बहुत इंट्रिकेटेडली रिलेटेड है। 95% लंग कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड है, 95% ओरल कैंसर या थ्रोट कैंसर स्मोकिंग और अल्कोहल से रिलेटेड है। अगर आप ये दोनों चीज़ कट डाउन कर देंगे तो इसका मतलब हम ये 2 कैंसर से 95% बचाव कर सकते हैं। जी। खतरा बहुत बढ़ जाता है अगर हम धूम्रपान कर रहे हैं या मदिरा पान कर रहे हैं। हरियाणा हिसार से राजेंद्र कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका एक नमस्कार जी। नमस्कार राजेंद्र जी, सवाल पूछिए। हाँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि महिलाएं या पुरुष में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा और इसके बचाव क्या है? क्या हम आजकल कलरफुल भी खाना पसंद करने लगे हैं, इससे भी कैंसर होने की कितनी संभावना है? इसके बारे में भी बताएं। बेसिकली फास्ट फूड या जो हम बाहर का खाना खाने लगे हैं। मैडम, आई थिंक आप वुमेन का जो लाइफस्टाइल का बताइए। जो लेडीज में सबसे ज्यादा मतलब जिस डॉक्टर साहब ने बताया हर साल 15 लाख लोगों में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, उसमें आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। तो ये महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर जो स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन, उसके नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, जो तकरीबन 2 लाख महिलाओं का हर साल ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है और तकरीबन 1.25 लाख महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। तो ये लेडीज का है। तो और जो मेल्स का है उसमें तो जी, तो इसमें जो है अगर हम पूरा दुनिया के बारे में देखते हैं तो सबसे कॉमन जो कैंसर्स हैं मेल्स में वो होता है लंग कैंसर। और इंडिया में अगर हम देखते हैं तो सबसे कॉमन कैंसर जो होते हैं ओरल एंड थ्रोट कैंसर। तो ये दोनों ही स्मोकिंग, टोबैको, पान मसाला, खैनी, ये दोनों से रिलेटेड है। जी। प्रमोद जयपुर से जुड़े हैं। हेलो
जी जी नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी, मेरा क्वेश्चन था कि ये गुटखा पर अभी तक अवेयरनेस क्यों नहीं आ पा रही, एजुकेशन लाइन से ही क्यों नहीं वो किया जा रहा है? इस गुटखा बहुत ही वो है, ये तो बढ़ता जा रहा है। जी प्रमोद जी, हम सवाल समझिए। डॉक्टर साहब, ये हालांकि हर जगह लिखा होता है कि नहीं करना चाहिए, इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन जी अगर हम इसके बारे में देखते हो तो देखिए, तंबाकू इंडस्ट्री एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। उसका बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है, हम वो पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाना चाहेंगे, बट इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हमें ये नहीं लगता है कि $1 बिलियन इंडस्ट्री इतना आसानी से और सेहत आपकी चला है तो जाएगा, आप छोड़िए। बट यस, अवेयरनेस जरूरत है। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं कि इससे खतरा है तो उसको अवॉइड करिए। जी डॉक्टर साहब, कल मनाया जाएगा कैंसर दिवस, और ये इस बार जैसे हमने थीम बताई थी यूनाइटेड बाय यूनिक, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस बीमारी की जागरूकता के लिए क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कैसे अवेयरनेस लाई जाएगी शहरी में भी और ग्रामीण इलाकों में भी? तो इसमें एक तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपका इस कार्यक्रम से ऑलरेडी इसमें जुड़ गए हैं जी, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ 1-2 इंसान पे नहीं, ये पूरी देश, पूरी दुनिया पे ये जा रहा है। तो ऑडियो विजुअल मीडिया का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अगर आपका हर एक प्रोग्राम के साथ साथ कुछ ऐसे अवेयरनेस रिलेटेड कुछ अगर चीज़ें प्रोमोट कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री एंड पॉपुलेशन। जैसे कोई टीवी प्रोग्राम्स, कोई मूवीज, हर एक चीज़ों में आज के दिन में हर एक मूवीज़ के पहले वो दिखाते भी हैं कि स्मोकिंग किल्स, तो ये सब डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है। बहुत सेंसिटिव एज ग्रुप होता है। अगर आप देखेंगे कि एडिक्शन किस एज में चालू होता है, वो है एक टीनेज ग्रुप में, जबकि बहुत उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स घर छोड़ के बाहर जाते हैं, हॉस्टल में रहने लगते हैं, फिर पीयर ग्रुप स्टार्ट होते हैं, पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है। तो ये बहुत सेंसिटिव एज ग्रुप है, और इस एज ग्रुप में अगर हम प्रोमोट कर सकते हैं अवेयरनेस और ये सारे एडिक्शन का बैड इफेक्ट्स के बारे में, और ये शुरुआत होनी चाहिए स्कूल लेवल से। आप सडनली 18-19 साल में जाके ये अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्कूल्स में भी आजकल बच्चों को ये एडुकेट किया जा रहा है, और हर एक स्कूल में ऐसे एडुकेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए। तो हमें हर स्कूल में पूरा ऑल ओवर द कंट्री, हम जैसे गायनी एसोसिएशन है, पूरा ऑल ओवर द कंट्री अवेयरनेस कर रहे हैं इस बारे तो स्कूल्स में। लेकिन गायनी का ना डॉक्टर साहब, आपने ये सवाल उठाया डॉक्टर सरिता, होता क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है या सर्विक्स कैंसर है, अमूमन महिलाएं थोड़ा झिझकती हैं अपने फैमिली में ही बताने के लिए कि मुझको ये प्रॉब्लम हो रहा है या इरेगुलर मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं। तो एक तो वो झिझक दूर करनी है, और किस तरीके से डॉक्टर्स के पास आए उसका अवेयरनेस कैसे, कि क्या वो खुद को ऐसा टेस्ट कर सकती हैं या पता लगा सकते हैं, ये एक पेप टेस्ट होता है, वो कब होता है? हाँ, तो ये जो महिलाओं को अपना जो स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए, जो मतलब कैंसर से पहले स्टेज में ये डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ताकि उसका इलाज भी संभव है, और इसका इलाज बहुत ही सरल है, हार्डली 5 मिनट में उसका इलाज होता है। पर जो और ये टेस्ट हैं जो स्तन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, जो मैमोग्राम है 40 साल के बाद हर साल उनको कराना चाहिए, और जो सर्वाइकल कैंसर के लिए है पैप टेस्ट है, और एक HPV टेस्ट है। तो दोनों मतलब थोड़ा सा पानी लेते हैं बच्चेदानी के मुंह से और उसको टेस्ट करते हैं। बहुत कष्टकारी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, ना टाइम लगता है, ना टाइम लगता है, छुट्टी लेने की जरूरत भी नहीं है, और ना कुछ दर्द होता है, ना कोई ब्लीडिंग होती है। और ये जो HPV टेस्ट है वो कई जगह आप मतलब आप खुद अपना सैंपल लेके वो भी भेज सकते हैं। सबसे बड़ी बात, झिझकिए मत, अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो गो टू डॉक्टर, कंसल्ट कीजिए उन्हें और इलाज कराइए। और ये पैप टेस्ट और एक और टेस्ट है VI टेस्ट, जो हल्का सा सिरका लगा के देखते हैं बच्चेदानी के मुंह पे कोई बदलाव आएगा। तो ये दोनों टेस्ट बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। दिल्ली से धर्मवीर जी का एक सवाल है। धर्मवीर जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम। जी मैडम जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, एक ऐसा सरकार की तरफ ऐसे बड़ा जागरूकता का कार्यक्रम करना चाहिए, इसमें पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जो भी नशा करने वाले हैं, जो दारू शराब का, तो उनको वहाँ बुलाया जाए, और वहाँ जितने भी ये पेशेंट हैं जिनका मुंह का गाल निकाल दिया गया है,
किसी का कुछ निकाल दिया गया, किसी का कुछ हुआ है, तो फिर उनको वहाँ जैसे फिल्म के तरीके से सैंपल के तौर पर उनको पेश किया गया, देखो ये गुटखा खाने वाले का ये हाल हुआ, इसका ऑपरेशन हुआ, इनका ये हाल हुआ है, तो उनको आंखों से दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं एक सैंपल के तौर पे बोलूं, हड्डी टूट जाने के बाद आदमी अस्पताल में पड़ा होता है, किस किस पोजीशन में उसकी प्रस्ता चला होता है, तो वहां जाके इंसान अपना दर्द भूल जाता है कि देखो मेरे तो छोटा सवाल हम समझ गए हैं। डॉक्टर साहब जैसे ये कह रहे हैं कि एक इस तरीके का भी अवेयरनेस होना चाहिए। मैं आपका सवाल का जवाब बिल्कुल देना चाहूंगा। सबसे पहले ना इंसान का अपने अंदर एक जागरूकता होना चाहिए कि मुझे ये नहीं करनी है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पहाड़ी रास्ते में देखेंगे बहुत सारी जगह में एक्सीडेंट का फोटोज लगा हुआ होता है कि आप धीरे चलाइए, संभाल के चलाइए, पर उसमें भी हर एक मोड़ पे इंसान कितना खतरा से तेज भगाते हैं, ध्यान नहीं देता है। हाँ, तो बात सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, सरकार आपको एक जानकारी दे सकते हैं। हर एक सिगरेट के पैकेट में 60% से भी ज़्यादा एक फ़ोटो डला हुआ होता है कि तम्बाकू से किस तरह का कैंसर हो सकता है। वो देखने में बहुत बहुत डेंजरस लगता है, लेकिन हर एक स्मोकर वही सिगरेट का पैकेट को लेकर उसी से सिगरेट निकल के सिगरेट पी रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि जागरूकता की कोशिश नहीं है, पर इंसान को सबसे पहले अपने अंदर ही जागरूकता को लाना चाहिए, तभी चीज़ ठीक से ढंग से आगे हो सकता है, नहीं तो ये सारी चीज बेकार हो जाएगा। सबको ये लगता है कि मुझे नहीं होगा। हाँ, ऐसे तो ये इनफैक्ट वो उस पैकेट में देखते ही नहीं है, वो अपना जूस शुरू कर देता है। हमारा तो ऐसे भी एक्सपीरियंस है, ट्रीटमेंट के दौरान भी पेशेंट छुप छुप के स्मोकिंग करते हैं। हम मना करते हैं, क्योंकि एडिक्शन हो जाता है ना डॉक्टर साहब, वो हो जाता है। पटना से अभिनय आनंद का सवाल है। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, सवाल पूछिए। मेरा TURBT का ऑपरेशन हुआ था सर पिछले साल 6 महीने में, और उसके डायग्नोसिस में लिखा हुआ हिस्टोपैथोलॉजी में नॉन इन्वेसिव पैपिलरली यूरोथेलियल नियोप्लाज्म ऑफ लो मिलीगेन पोटेंशियल। क्या सर ये कैंसर है या नहीं, ये बताएं। जी डॉक्टर साहब। अभिनव आनंद जी, आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा। अगर आपका रिपोर्ट में मैलिग्नेंट शब्द लिखी हुई है तो इसको हम कैंसर के तरह ही मानते हैं। बट आपका अगर ये बहुत सुपरफिशियल ट्यूमर है और बिल्कुल लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल है, तो इसमें उसका बढ़ने का जो पॉसिबिलिटी होती है, दूसरी जगह पे स्प्रेड होने का जो पॉसिबिलिटी होती है, वो बिल्कुल ही कम होती है। ज़्यादातर टाइम पे इसमें TURBT के बाद और कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत रेयर केस में जहाँ पे बिल्कुल सुपरफिशियल इन्वेजन होता है, वहाँ पे एक BCG करके एक इंजेक्शन होती है, जो एक तरह का ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन है, पर इसका डोज और सब कुछ प्रिपरेशन अलग होती है। ऐसे नहीं कि उसी वैक्सीन को लगाया जाता है, बट मेडिसिन वही होता है। तो उसको ब्लडर के अंदर एक रेगुलर इंटरवल में दिया जाता है। जो यूरोलॉजिस्ट जो TURBT करते हैं, सेम यूरोलॉजिस्ट ये प्रोसीड्योर करते हैं। तो मोस्टली ये क्यूरेबल सिचुएशन होता है और इसमें लाइफ ज़्यादा खतरे में नहीं जाता है। दिल्ली से MP सिंह कार्यक्रम में जुड़े हैं। जी हाँ जी, पैनलिस्ट को नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको धैर्य से सुनना पड़ेगा। जी पूछिए। जी, हमने अपना कैंसर का टेस्ट कराया था, तो पहले कराया अपोलो में, तो उन्होंने बताया कि आपको मल्टी मेलोमा है। तो क्यूरियोसिटी होती है कि दूसरी जगह कराए, तो हमने मेडिकल इंस्टीट्यूट में एम्स में कराया, तो वो क्या कहते हैं इसको, वो कुछ नहीं बता पाए। जी, तो बेसिकली ये कहना, अगर इसी से संबंधित आवाज नहीं इनकी आ रही है, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे मैं थोड़ा सा इसके बारे में बस बता सकता हूँ। जो मल्टीपल मायलोमा है, बेसिकली ये थोड़ा ओल्ड एज में होती है। एक तरह का कि ये ब्लड की कैंसर माना जाता है, जिसमें जो हमारा बोन मैरो होती है वो कैंसरस सेल से धीरे धीरे रिप्लेस हो जाता है। और बोन मैरो क्योंकि वो हमारा हड्डी के अंदर होता है, धीरे धीरे हड्डी भी कमजोर हो जाता है, कभी कभी उसमें हड्डी टूट भी जाता है। इसका बहुत सारे इलाज आज के दिन में बहुत से इलाज अवेलेबल है, और एक तरीका से ये टाइम पे डायग्नोसिस होने से क्रॉनिक बीमारी की तरह, जैसे डायबिटीज चलता है सालों भर, ऐसे मल्टीपल मायलोमा भी सालों भर चलते रहता है। दवाई लेते रहना, उसका मतलब कभी फिर प्रोग्रेशन होता है तो फिर दूसरा दवाई दी जाता है। तो ऐसे नहीं कि इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। डायग्नोसिस तो चलिए खैर, वो हर एक लैब का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, उसमें क्या सैंपल मिला है नहीं मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका कोई ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना पॉसिबल नहीं है। सबसे जरूरत यह है कि अगर आपको कैंसर है तो इलाज पूरा करवाइए। एक आध कीमो कराया और आपको लगा कि मेरे को रिलीफ हो रहा है, तो आपको छोड़ना नहीं है जब तक डॉक्टर ना बोले। बिल्कुल नहीं जी। और सिरसा हरियाणा से ओम प्रकाश चावला जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, ओम प्रकाश चावला सिरसा हरियाणा जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है,
विशेषज्ञों से कि जब हम बायोप्सी कराते हैं डिटैच कैंसर डिटैच के लिए, तो जबकि सारे शरीर में, आपके शरीर में भी, मेरे शरीर में, सभी के शरीर में ऑलवेज कैंसर के सेल मौजूद हैं, तो इसका फिर कैसे हम डिटैचमेंट कैसे कर पाते हैं? कृपया इस पर प्रकाश डालें। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी नमस्कार। एक तो है सबका शरीर में कैंसर का सेल्स नहीं होता है जी। हाँ, हमारा सबका शरीर जो स्टार्ट होता है वो एक नॉर्मल तरीके से शुरू होती है। अब टाइम के साथ साथ किसी के शरीर में कोई कैंसर, कोई सेल्स, बॉडी का जो नॉर्मल सेल्स होता है उसके कुछ म्यूटेशन हो जाता है, कोई जीन में म्यूटेशन हो जाता है, फिर वो सेल धीरे धीरे कैंसर की तरफ कन्वर्ट होता है। ऐसे नहीं कि हर एक इंसान का शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं, बट हर एक इंसान का शरीर में कैंसर पैदा हो सकता है। अब ये कौन इंसान के शरीर में कैंसर पैदा होगा ये पहले से कोई नहीं कह सकते हैं। कुछ कैंसर में जहाँ पे हम कहते हैं कि फैमिलियल कैंसर्स हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूटेरस कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया। ऐसे कुछ कैंसर्स होते हैं जो फैमिली में किसी को एक बार होने से बाकी फैमिली मेंबर का सेम कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसका भी बहुत सारे मॉडल्स है आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस उम्र में हो रही है, उसमें कोई खास जेनेटिक म्यूटेशन है कि नहीं जो कि दूसरे फैमिली मेंबर में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ऐसे नहीं कि सबका शरीर में कैंसर है, बट यस किसी का शरीर में भी कैंसर पैदा हो सकता है। डॉक्टर साहब दिल्ली से यशपाल जुड़े हैं, पर उससे पहले एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी। जैसे कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, तो एक ये मिथ रहता है, डर जाते हैं लोग कि कीमोथेरेपी कराने, घर वाले भी डर जाते हैं और पेशेंट भी डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि घर वालों को इससे नुकसान हो। वो एक मिथ है, उसके बारे में भी थोड़ा हम कहेंगे कि जागरूकता दी जाए। जी बिल्कुल। कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों लेके बहुत मिथ्स है, और मिथ मतलब हम जानते हैं कि जो सच्चाई नहीं है लेकिन एक तरीके से कहानी की तरह वो चलता रहता है। जैसे कि कीमोथेरेपी से बाल गिर जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक कीमोथेरेपी से बाल गिर जाएगा। कुछ कैंसर में कुछ कीमोथेरेपी से बाल गिर जाता है। जैसे कीमोथेरेपी मतलब ही है कि बंदा एकदम पेशेंट बिल्कुल बिस्तर पे लेट जाएंगे, डायरिया चालू हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, खाना नहीं खा पाएंगे, उल्टी करते रहेंगे। ऐसे जरूरी नहीं है। हर एक कैंसर दवाई की अपना अपना साइड इफेक्ट्स होता है, किसी में ये होती है, किसी में नहीं होती है। और अच्छी बात यह है कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये सारे साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए भी सपोर्टिव मेडिकेशन अवेलेबल है। जैसे एक टाइम था कीमोथेरेपी के बाद इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि उसमें ब्लड काउंट्स फॉल हो जाता था, बोन मैरो सप्रेशन हो जाता था। आज के दिन में ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल है, अच्छा क्वालिटी ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल है जो कि प्रॉपरली यूज़ करने से बोन मैरो सप्रेशन का रिस्क और रिलेटेड इन्फेक्शन बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। जैसे रेडिएशन के बारे में भी ऐसे बहुत मिथ्स हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक साइड इफेक्ट सबको होगा। मैं बस एक मिथ के बारे में बताना चाहूँगा जो कि हमेशा पेशेंट हमें पूछते रहते कि डॉक्टर साहब क्या रेडिएशन लेने के बाद मेरा शरीर से रेडिएशन निकलते रहेगा, क्या मैं बच्चे के साथ बैठ सकता हूँ, घर वाले के साथ खाना खा सकता हूँ, मैं क्या सेम टेबल शेयर कर सकता हूँ? तो बिल्कुल मिथ है। कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में जहाँ पे हम रेडियो न्यूक्लाइड यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ी दिन के या थोड़ी टाइम के लिए रेडिएशन निकलने की संभावना होता है, बट जो कन्वेंशनली जिसको हम रेडिएशन कहते हैं जैसे कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, इस जो मशीन से निकालते हैं इसमें स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म है जी। स्विच ऑन तो उस टाइम पे मशीन से रेडिएशन निकल के पेशेंट का शरीर में जाता है, स्विच ऑफ तो कहीं पे कोई रेडिएशन नहीं है।